हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी आपकी अपनी यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2020 में 4200 के लगभग पोस्ट आ चुकी हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की, और आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है दोस्तों। अब तैयारी की बात आती है तो तैयारी हम किस चीज़ की करें, क्या सिलेबस होगा, क्या पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं पूरी सीरीज लाने वाला हूँ। कांस्टेबल हो, इसके बाद एसआई भी आने वाली है, एएसआई भी आने वाली है, तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की। तो जैसा कि आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में हमारा रहता है सबसे पहले सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के 40 अंक। देखिए, 100 नंबर का पेपर आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का रहता है पेपर। अब इस 100 नंबर के पेपर में हम पहले तो डिवाइड करते जाएंगे, इसके बाद हम इसको ब्रीफ से जानेंगे कि इसमें आता क्या है। सबसे पहले जैसे सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, तो इसके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 अंक के आपके। ठीक है, इसके बाद हमारा रहता है बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, तो 30 अंक का ए आएगा आपका बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि से। इसके बाद आएगा विज्ञान एवं सरल अंकगणित, 30 अंक का ए आएगा आपका। अच्छा, इस चीज़ से अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कैसा तैयारी करना है, क्योंकि तार्किक ज्ञान भी है अलग, बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि अलग दी है इसमें। तो ये सारी चीज़ों को अपन समझते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस स्लाइड में आपको कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ आने वाली है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, जीके की, जनरल नॉलेज। तो देखिए, जीके के 30 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब 30 अंक के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसको अपन कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे, इसको अपन आगे जानेंगे। देखिए, इसके बाद गणित के आने हैं 20 अंक, 20 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे आपके गणित के। इसके बाद तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग के रहेंगे 40 अंक के, और उसके बाद रहेंगे आपके विज्ञान के 10 अंक के। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि सामान्य ज्ञान के 30, तर्क शक्ति के 40, मतलब ये हुए 70। अगर आपका जीके और रीजनिंग इन दोनों चीज़ों पर अच्छी तरीके से आपकी कमांड है, ये दोनों चीज़ें आपकी स्ट्रांग है, तो यहाँ से नंबर ज़्यादा आ सकती हैं। लेकिन अपने माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि गणित के 20 अंक आ रहे हैं और विज्ञान में से 10 अंक, तो हम इनकी तैयारी बाद में करें या इनकी तैयारी कम करें। सभी को बराबर तैयारी में रखना है। देखिए, गणित के 20 नंबर के क्वेश्चन आनी है और विज्ञान के 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, लेकिन जो आपकी लिस्ट खिंचने वाली है, लिस्ट जो आपकी जाने वाली है, वो इन्हीं के आधार पर जाती है। जीके और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर व्यक्ति 70 में से 60, 65, 50, 55 कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जिसके विज्ञान के क्वेश्चन और गणित के क्वेश्चन अच्छे तरीके से रहेंगे, वो भी कहीं ना कहीं लिस्ट में कैरी करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने सामान्य ज्ञान ज़्यादा पढ़ लिया या गणित कम पढ़ लिया या तर्क शक्ति हमने ज़्यादा पढ़ ली या विज्ञान थोड़ा सा कम कर लिया, तो ऐसा नहीं। आपको सभी के लिए बराबर समय देना है। आपको 100 अंक पकड़ के चलना है कि कुल कितने 100 अंक का पेपर आना है मेरा, जिसमें मुझे सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और विज्ञान, इन चारों चीज़ों पर हमें फोकस करना है। अब जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले हमारा सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए, सामान्य ज्ञान में सबसे पहले एक मैं बात क्लियर कर दूं कि चूंकि एमपी का पेपर है, तो एमपी तो आपको सबसे अच्छा करके जाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है एमपी। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 2-3 क्वेश्चन जो हो सकता है आपको कहीं पढ़ने ना मिले, लेकिन वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, व्यवहारिक ज्ञान से। अगर आपका व्यवहारिक जीके, व्यवहारिक मध्य प्रदेश का ज्ञान अच्छा है, तो वो क्वेश्चन भी आपकी नहीं छूटने वाली। चलिए, सामान्य ज्ञान में जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, भारतीय राजनीति से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि देखिए पिछले पेपर है, पिछले पेपर के हिसाब से ही मैंने ये सिलेबस बताया है। जो पिछले पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो क्वेश्चन आते रहते हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है या हमें अपने मन से नहीं बनाना है, हमें पिछले पेपरों का आकलन करना है, उन्हीं पेपर के आधार पर हमें अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले भारतीय राजनीति है, इसके बाद भारतीय इतिहास है, फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए, इन तीनों चारों में से कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे ही, भले एक क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन, लेकिन आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। भारतीय राजनीति है, इतिहास है, अर्थव्यवस्था है, इसके बाद आता है पर्यावरण से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, तो इसमें से भी, इस सेक्टर में से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है
देखिए विविध एक इतना बड़ा पोर्शन है मिसलिनियस की, इसमें कई सारी चीज़ें आती रहती हैं। कई सारी चीज़ें जैसे कि विविध में कौन बड़ा है कौन छोटा है सबसे पहले, है ना, और इसके बाद रिसेंटली की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें विविध में कैरी करती है। तो विविध एक बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको आपको अच्छे से करना है। इसके बाद आता है भारतीय भूगोल। तो भारतीय भूगोल कहें आप या ये साइंस का भी एक पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि साइंस की शाखाएं हैं, भूगोल है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें साइंस की शाखाएं हैं। तो उसमें ना देख के अपन जीके में रखते हैं इस चीज़ को कि भाई भारतीय भूगोल एक सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है, तो उसी के हिसाब से हमें इसकी तैयारी करनी है। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर, तो एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं आपको कंप्यूटर के भी देखने मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों में भारतीय राजनीति है, इतिहास है, अर्थव्यवस्था है ना, भूगोल है, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से करना है। अब एक चीज़ आती है कि भाई राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, भूगोल, इन चीज़ों में देखिए करंट से भी रिलेट करना है अपन को। ऐसा नहीं है कि भाई अर्थव्यवस्था है तो अपन ने पुराना पुराना पढ़ के चले गए। इसको अपन को सारे जो भी नोट्स से आप पढ़ रहे हो या बुक्स से पढ़ रहे हो, तो उनको करंट से रिलेट करना है, करंट से अपडेट करना है चीज़ों को। जैसे कभी आपको पता है मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल चेंज होने वाला है ना, तो उस चीज़ पे भी थोड़ा सा फोकस करना है। वो राजनीति के अंतर्गत भी आ जाता है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी आ जाता है और कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के भी अंतर्गत आ जाता है। तो देखिए तीन तीन दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक तो करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश की जीके के हिसाब से हो गया। अब मध्य प्रदेश किसका पार्ट है भाई? भारत का, तो भारत के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ऐसी चीज़ों को हमें पकड़ के चलना है जिनमें से गारंटी है कि क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और आएंगी जैसे कला और संस्कृति है, खेल और मंत्रिमंडल। देखिए मंत्रिमंडल मैंने इसलिए अलग से रखा क्योंकि ये रिसेंटली वाला टॉपिक है, करंट का है और इसमें से पक्का एक दो क्वेश्चंस बनेगा और ये तो कम से कम आपको याद रहनी चाहिए। भारत का भी पूरा याद रहना चाहिए आपको, कौन क्या है, कौन सा मंत्री कौन सा है, कौन सा डिपार्टमेंट किस मंत्री के हाथ में है। मध्य प्रदेश का भी पूरा आपको याद होना चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों में आपको फोकस करना है इसमें सामान्य ज्ञान में कि भाई राजनीति हो गया, इतिहास हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, एनवायरमेंट के हो गया, है ना, प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हो गए, विविध हो गया, भूगोल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसके अलावा हमारा कला संस्कृति हो गया, खेल हो गया और मंत्रिमंडल हो गया। अब देखिए जैसे एक छोटा सा बताऊं मैं खेल। अब खेल में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगर आप मेरी डेली की करंट अफेयर की वीडियोस देख रहे हैं तो करंट अफेयर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर की ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखूँ। बस डीप नहीं बताता हूँ। डीप ना बताने का रीज़न ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ते ही हैं या किसी न किसी बुक से लूसेंट या कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हमें याद भी हो जाती हैं। लेकिन अभी हमें रिसेंटली ज़रूरत होती है किसकी? करंट अफेयर की। और जैसा कि मैं उस वीडियो में बोलता हूँ करंट अफेयर की, कि भाई आपको दिन भर में 5 से 6 बार देखना है इस वीडियो को, जिससे वो वीडियो आपकी माइंड में, जिससे वो क्वेश्चंस आपकी माइंड में सेट हो जाए। तो अब भाई 5 से 6 बार आप देखेंगे उस वीडियो को तो बार बार डीप डीप आएगा तो प्रॉब्लम्स जाएंगी। तो आपको सिर्फ करंट की चीज़ें बताता हूँ मैं। 4 मिनट की वीडियो रहती है। आप अगर दिन भर में 5 से 6 बार देखते हैं तो मिनिमम आध घंटा आप उस चीज़ में दे रहे हो। तो आध घंटा मेरे हिसाब से आप इजीली दे सकते हो। डेली दीजिए और उस चीज़ को आप याद कीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं विज्ञान। देखिए विज्ञान को मैंने सेकंड नंबर पे रखा है, उसको रीजनिंग को नहीं रखा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं भाई सामान्य ज्ञान पढ़ लिया फिर अच्छा रीजनिंग कर लिया, उसमें टाइम दे दिया तो हो सकता है उस जल्दी क्या है समय अपना जल्दी आ जाए वैकेंसी और अपना समय निकलता जाए। लेकिन आपको धीरे धीरे चारों चीज़ों में समय देना है, बराबर समय देना है। अच्छा विज्ञान की बात करते हैं तो देखिए विज्ञान में अपना 3 चीज़ें तो फिक्स रहता है। कौन कौन सा? एक रहता है रसायन विज्ञान, एक रहता है जीव विज्ञान और एक रहता है भौतिक विज्ञान। लेकिन मैंने जो कुछ पेपर्स पुराने देखे तो उसमें कुछ प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान, इनसे भी मुझे क्वेश्चन देखने मिले हैं। तो मैंने उन चीज़ों को भी इसमें डाला है। तो आपको क्या करना है, प्राणी विज्ञान है जो, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इन सातों टॉपिक को कवर करना है। अच्छा अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा आपके माइंड में कि सर बुक्स भी बताइए। तो बिल्कुल बुक्स भी बताऊंगा मैं। सामान्य ज्ञान के लिए भी बुक बताऊंगा, मध्य प्रदेश जीके के लिए भी बुक बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव की भी बुक बताऊंगा और विज्ञान के लिए भी बहुत अच्छी बुक बताऊंगा मैं, जिसमें ये सारी चीज़ें आपके कंप्लीट हो जाएं। कोई एक ऐसी बुक पकड़ के चलना है हमें कि जिसमें ये सारी कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा अपना कवर होता जाए बेसिक।
क्योंकि बेसिक में से क्वेश्चन तो बनेंगे ही, बेसिक और करंट दोनों चीज़ों से मिलाकर आपके क्वेश्चंस आएंगे, दोनों चीज़ों से मिलाकर आपके पेपर बनेगा। तो विज्ञान में ये सारी कुछ चीज़ें आपको करना है। इसके बाद हम बात करते हैं गणित में। देखिए गणित भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके हो सकता है ऐसी चीज़ों में से आ जाए जो आपको पता ही नहीं था कि इसमें से आना है। तो मेरी तरफ से तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आप सारी चीज़ों को कवर करके चलें। बहुत बहुत से बहुत 30 से 35 चैप्टर्स गणित में रहते हैं ऐसे कुछ कि अपन उसको कंप्लीट कर लो तो इजीली कहीं किसी ना किसी पेपर में उस क्वेश्चंस में से पूरा 100% अपना आ जाता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें, लेकिन मैंने कुछ पुराने पेपर्स जो देखे उनमें से मैंने 16 चीज़ें निकाली हैं। इन 16 चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है और आपका 95% जो मैथ्स का पेपर है हो सकता है इसी में से आएगा। तो सबसे पहले कि जैसा कि ये प्रतिशत, आप पुरानी पेपर उठा के देंगे कि आपको प्रतिशत का क्वेश्चन मिलने वाला ही है। अब प्रतिशत कब मिलेगा तो आपको उसी में कार्य समय का भी मिल जाएगा, आसपास चाल दूरी का भी मिल जाएगा, समय दूरी का भी मिल जाएगा और ऊंचाई दूरी का भी मिल जाएगा। देखिए ये तीनों चारों चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती हैं, है ना। तो इस चारों चीज़ें आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारा आता है प्रायिकता। देखिए प्रायिकता से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, गेंद वाले आ जाते हैं, कुछ हैंड शेकिंग जो उसमें भी प्रायिकताएं रहती हैं तो कुछ वहाँ से आ जाते हैं आपके, है ना। संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति तो आपको करना ही है भाई, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो संख्या पद्धति आपका 100% कवर होना चाहिए। और संख्या पद्धति में आपको क्या क्या रूट है जैसे, है ना, और घनमूल है, ये सारी कुछ चीज़ें आपको साथ में कवर करके चलनी है। उसके वर्गमूल, ये सारी कुछ चीज़ें आप संख्या पद्धति में रख सकते हो। संख्या पद्धति एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से कर लिया तो ये आपका चैप्टर हर चैप्टर में हेल्प करेगा, फिर चाहे वो प्रतिशत हो या कार्य समय, कोई भी चैप्टर हो आपका ये चीज़ हेल्प करेगा वहाँ पे। इसके बाद हमारा आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से भी हमें क्वेश्चन देखने मिले हैं, ये भी आपको कंप्लीट करना है। लाभ हानि और बट्टा, देखिए लाभ हानि में से तो क्वेश्चन आपका बनेगा। अब हो सकता है कि बट्टा में भी आपको क्वेश्चन दे दे, क्योंकि लाभ हानि का थोड़ा सा अगर अपन अपग्रेड ऐसा मान के चले तो बट्टा को इंक्लूड करके क्वेश्चन बना देते हैं वो। तो अपन को हर तरीके से रेडी रहता है, पेपर कैसा भी आए हर तरीके से रेडी रहना है अपन को। औसत है, साझेदारी है, उसके बाद अनुपात है, वृत्त है और लघुगणक। तो अब देखिए लघुगणक एक लॉगरिथम्स में ये भी अच्छा बड़ा चैप्टर है अपने आप में। इस चैप्टर को आप थोड़ा सा अलग से रखिएगा, अलग से थोड़ा रेडी करके रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद क्रम परिवर्तन और संयोजन, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है और अपने आप में इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने पिछले पेपर में से इसमें से भी कुछ क्वेश्चन देखे हैं। और एक आता है हमारा घड़ी, देखिए घड़ी में से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना। मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपने इतना कर लिया तो हो सकता है आपका 85-90-95 की समथिंग पेपर आपका कहीं ना कहीं इसमें से आ जाए। तो ये आपको 16 चीज़ें लेके चलना है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि भाई 30-35 चैप्टर रहते हैं, आप तो सब कंप्लीट करके जाइए। क्योंकि जो सिलेबस रहता है, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस आप नोटिस करना, सिलेबस में कुछ चीज़ें डालेंगे उसके बाद में एक चीज़ डालते हैं आदि, ETC। आदि मतलब क्या होता है, ETC मतलब क्या होता है, इसके अलावा और सब कुछ और भी कुछ, मतलब वो तो आएगा, इसके अलावा वो आएगा। अब इसके अलावा और क्या आ सकता है, तो इसके अलावा और कुछ भी आ सकता है। तो अपन जो कहते हैं कि भाई पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या आप लोग कहोगे कि भाई आपने सर ने जो बताया था उसमें तो कुछ चीज़ें बाहर आ गई, या हो सकता है इस चीज़ से क्वेश्चन नहीं आए। तो क्या होता है कि भाई व्यापम है, PV है, या फिर आपका PHQ पेपर ले रहा है तो PHQ है, या फिर आप किसी और एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हो तो उसमें क्या होता है सिलेबस के एंड में वो लिख देते हैं आदि, ETC। तो इसका मतलब होता है कि जो आपको दिया है वो तो करना है, साथ में उस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। बस थोड़ा सा प्राथमिकता किसको देनी है, जो आप में वहाँ पे दिए होते हैं। तो ये 16 चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं तर्क शक्ति, लास्ट अपना रीजनिंग का। तो देखिए रीजनिंग भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई हमारा रीजनिंग तो कंप्लीट है, हम कहीं ना कहीं कोचिंग कर चुके हैं, है ना, अब हमें रीजनिंग की ज़रूरत नहीं है या हमें रीजनिंग की तैयारी नहीं करनी। तो इस चीज़ में नहीं रहना है हमें, क्योंकि एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको पेपर क्वालिफाई
क्वालिफाई करना है तो समय का बहुत ही ध्यान रखना होगा। समय का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका पेपर हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट जाए और कुछ, ठीक है पेपर में टाइम अच्छा मिलता है मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे मैथ्स रीजनिंग की कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं और अंदर से एक घबराहट रहती है। हमारे पास समय रहता भी है फिर भी एक हमें घबराहट रहती है कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं समय कम हो जाए, है ना, ऐसा ना हो मेरा कोई क्वेश्चन छूट जाए। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि तर्क शक्ति में आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वहाँ पे आप क्वेश्चन देखो और आपका आंसर कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाए। अब बात करते हैं कि आना क्या है रीजनिंग में। तो देखिए रीजनिंग में 5 चीज़ें आपको अच्छे तरीके से करनी है। एक तो एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, इसके बाद गैर मौखिक तर्क शक्ति, ये आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाती है। इसके बाद है आंकड़ा निर्वचन, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके बाद है तार्किक विचार, लॉजिकल रीजनिंग, और लास्ट हमारा डेटा पर्याप्तता, डाटा सफिशियंसी। तो ये 5 चीज़ों में से आपका हो सकता है 90-95% पेपर यहाँ से आ जाए, क्योंकि जितने भी मैंने पुराने पेपर देखे तो इसी में से आए हैं क्वेश्चंस। तो विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति मतलब एनालिटिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। अब वर्बल और नॉन वर्बल 2 रीजनिंग होती है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे और वर्बल में से हो सकता है ना भी बने या एक क्वेश्चन बन जाए। तो इसके बाद आंकड़ा निर्वचन, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इसके तो भाई क्वेश्चन आपको करनी ही है, इसके क्वेश्चन मैंने पुरानी पेपर्स में काफ़ी देखे हैं। तार्किक विचार है, लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत अगर आपने अच्छे तरीके से कर ली है, कंप्लीट की है या आपकी इसमें प्रैक्टिस है तो बहुत ईजी रहता है, तो इसको भी आप लेके चलते हैं। इसके बाद डाटा पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी में हो सकता है थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़े, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस क्या है, वैरायटी है, कई वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो इन 5 चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से करना है। अब बात आती है कि भाई इसको हम किस बुक से करें या किस आधार पे करें, विश्लेषणात्मक तर्क किस में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, गैर मौखिक तर्क में क्या आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगा जो उसमें रखूँगा मैं, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से मैं अपनी पूरी बात आपके पास नहीं पहुँचा सकता। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों में, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे डेली की सुबह में जो आपको करंट अफेयर की वीडियो देता हूँ वो आपको पहुँचती रहे। साथ में जॉब की इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, उसमें आपको आना क्या है, ये सारी कुछ चीज़ें, सारा कुछ मैं मटेरियल इसमें डालता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।